एनएसयूआई किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी गुजरात को लेकर? एक एपिक सेंटर पेपर लीक का गुजरात बन चुका है। मैं गुजरात मैं पेपर लीक हकीकत का बता एपिक रहा सेंटर हूँ, बना। मैं हकीकत बता रहा हूँ, गुजरात में पेपर लीक हो ही रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में एक और कमिटमेंट देखने को मिलता है, वो एनएसयूआई संगठन के साथ साथ मूल कांग्रेस के भीतर भी अपने नेताओं के प्रति कमिटमेंट होता है, जिसका नुकसान एनएसयूआई को होता है। अभी डूसू में आपके अध्यक्ष है और जो जिस मौजूदा दौर में जिस तरह की डूसू की पॉलिटिक्स चल रही है, जब वो नोटंकी करेंगे और शिक्षा से छात्रों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो एक छात्र नेता का और एक यूनियन के ऑफिस बेयर का फर्ज ये है कि वापस प्रोफेसर्स टीचर्स को भी लाइन पर लाए और बोले कि यहाँ पर शिक्षा की बात होगी, यहाँ पर छात्रों की भविष्य की बात होगी, ना कि आरएसएस की कोई नोटंकी होगी। एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स का फेज चल रहा है फिलहाल, प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लीक लेना या तमाम दूसरे। एक प्रोफेसर हाथ में डंडा उठाकर, पत्थर उठाकर छात्रों के ऊपर फेंक रहा और मार रहा है। तो इस तरीके के दृश्य पहले नहीं आते थे हमारी सरकार में। लेकिन उन्हें पता था कि अब ये थोड़ा सरफिरा हो चुका है, एनएसवाई के लोगों के टच में आ चुका है। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। वरुण चौधरी एनएसयूआई के अध्यक्ष के तौर पर या फिर छात्र राजनीति को नेतृत्व देते हुए अगले 15 सालों में देश की राजनीति में कहां देगा? नहीं, आप राजस्थान में देख लीजिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। इसको मैं नुकसान नहीं मानूंगा। डूसू में वो कौन सी जगह है जहां आप आज भी जाकर समय बिताना चाहेंगे? कि अगर आपको एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसलर, मेयर बनना है, तो संगठन इस समय इससे बेहतर संगठन पूरे दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं बात बताऊँ, खाली देश की बात नहीं करूँगा। जब मैं स्कूल पास करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुआ तो उसकी दीवारें नारों और पोस्टरों से अटी हुई थी। ये पोस्टर एबीवीपी, एनएसआई और एसएफआई जैसे छात्र संगठनों की हुआ करते थे। कॉलेज जिंदगी जहां बंदिशें और डिसिप्लिन हुआ करता था, उसको पार करके जब युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है तो वो जिंदगी किसी रोमांच से कम नहीं हुआ करती है। और उस दौरान के छात्र संघ चुनाव रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु हुआ करते थे। उस दौर में छात्र संघ चुनाव में टिकट वितरण करने वाले या पदाधिकारियों के तौर पर जो जिला स्तर के पदाधिकारी हुआ करते थे, उनका भी बड़ा क्रेज होता था। फिर स्टेट और नेशनल की तो बात ही क्या करना। दूसरी तस्वीर, पिछले 11 सालों से देश में बीजेपी सत्ता में है। जब नरेंद्र मोदी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके अभियान के केंद्र में युवा था। अब जब राहुल गांधी उस सत्ता परिवर्तन और उस व्यवस्था परिवर्तन की कोशिशें कर रहे हैं तो उनके अभियान के केंद्र में भी युवा है। भारत जोड़ो अभियान हो, नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे तमाम एनएसयूआई द्वारा चलाए जा रहे अभियान हो, इन तमाम अभियानों के केंद्र में पहली नौकरी पक्की जैसी जो योजनाएं, जो ऐलान राहुल गांधी और एनएसयूआई कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, इसके केंद्र में युवा है। तो युवा केंद्रित इस राजनीति को, युवा केंद्रित इस कांग्रेस और एनएसयूआई की सोच को समझने के लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट है, उससे बेहतर कोई और गेस्ट हो नहीं सकता। हमारे साथ है आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैंने बात तो की युवा केंद्रित राजनीति की और राहुल गांधी के अभियान की, सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की। आप एनएसयूआई अध्यक्ष के तौर पर कितने कॉन्फिडेंट है कि हम युवा केंद्रित जो ये अभियान है, इसमें युवाओं को साथ जोड़ के कामयाबी हासिल करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको हिंदुस्तान का जो अभी की हकीकत है उसके बारे में बताना चाहूँगा। पूरी दुनिया में सबसे युवा देश भारत देश है। तो इसलिए जो युवा शक्ति है, उसका जो आकलन है, वो मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टियों को बहुत अच्छे से अवगत है। लेकिन रही राहुल गांधी जी की बात और परिवर्तन की बात, तो राहुल गांधी जी अभी नहीं, जब सत्ता में थे, जब हमारी पार्टी की सरकार थी, तब भी और आज भी बार-बार छात्रों से, युवाओं से रूबरू करते रहे। और तब भी कुछ ऐसे मुद्दे आए कि जो छात्रों की बात थी, हमारी पार्टी की पॉलिसीज़ भी की बात कुछ इधर-उधर डगमगाई। तो राहुल जी ने स्टैंड लिया और छात्रों को, युवाओं के हक की बात करी। और आज भी जब इस देश में अग्निपथ जैसी स्कीम लाई जाएगी या फिर एससी-एसटी जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, उनकी बातें रखने की बात आएगी, तो बिल्कुल आगे आकर वो छात्रों को, युवाओं की बात रख रहे हैं। आप जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके ठीक बाद में लोकसभा के चुनाव होने थे और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनाने में काफी मदद मिली और जो राइज ऑपोजिशन का हुआ है, जाहिर सी बात में उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है। आप अपने इस 1.5 साल के कार्यकाल को एज ए एनएसयूआई प्रेसिडेंट युवाओं को इस विचारधारा से जोड़ने में कितना कामयाब रहा? देखिए, मैं बहुत कामयाब हुआ और इसका मेन जो मैं चाहता हूँ क्रेडिट जाता है, वो राहुल गांधी जी को जाता है और उसके साथ-साथ उन तमाम लोगों को जाता है जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्र, नौजवान साथी आए, कि बार-बार
आप देखेंगे बीजेपी की पॉलिसीज़ में जो आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा है, उसमें इन छात्रों को ख़ास तौर पर सभी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सच्चाई है, लेकिन इन छात्रों के साथ, इन युवाओं के साथ ज़्यादा इन पर अन्याय हो रहा है। तो राहुल जी ने उनकी आवाज़ उठाई, पूरी पार्टी ने आवाज़ उठाई, तो मुझे बहुत आसानी हुई छात्रों को, युवाओं को अपने संगठन में जोड़ने की। आप डूसू की पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं। आपके अध्यक्ष बनने के बाद में डूसू में 7 साल बाद एनएसवाई ने वापसी की है। हुँ। तो डूसू की पॉलिटिक्स, क्योंकि डूसू के चुनाव देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आज चाहे सत्ता पक्ष ले लें या विपक्ष ले लें, ऐसे कई सीनियर नेता हैं जो डूसू की पॉलिटिक्स से निकले हैं। तो डूसू से जुड़ी आपकी यादें कैसी हैं? देखिए, बड़ा मेरा अपने डूसू की यादें बताऊँ तो मैंने डूसू में सबसे कम उम्र का मैं सचिव बना, जनरल सेक्रेटरी बना सबसे कम उम्र में। तो वो मेरा आज भी मुकाम बना हुआ है। तो मेरी उम्मीद है कि वो मुकाम भी एनएसवाई से निकला हुआ मेरा कोई साथी तोड़े, जो मुझसे भी कम उम्र का छात्र संघ का चुनाव जीते डूसू का, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चाहिए कुछ सालों से वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूँगा, वो पहले संकोच करते हैं युवाओं को, छात्रों को मतलब कि आगे बढ़ाने में। ये सच्चाई है। हर एक नेता थोड़ा संकोच करता है, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहना कहीं चाहता वो हूँ, स्पीड से हमसे स्पीड आगे से ना आगे निकल ना बढ़ जाए। जाए, सच्चाई है। इसमें हाँ, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन एक ऐसे लीडर हैं राहुल गांधी, जिन्होंने बार-बार आपने देखा होगा, हमारी पॉलिसीज़ में भी, हमारी पार्टी में परिवर्तन में भी, कि छात्रों को, युवाओं को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अभी डूसू में आपके अध्यक्ष हैं और जो इस जिस मौजूदा दौर में जिस तरह की डूसू की पॉलिटिक्स चल रही है उसको क्या कहेंगे? एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स का फेज चल रहा है फिलहाल, प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लीक लेना या तमाम दूसरे। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं बोलूँगा। वो बार-बार गुहार लगाती रही यूनिवर्सिटी प्रशासन से, कॉलेज के प्रिंसिपल से, कि आप छात्रों की बात सुनो, छात्रों के ये मुद्दे हैं, उनको एड्रेस करो। जब थक हार कर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और प्रोफ़ेसर्स ने, टीचर्स ने सुनना बंद कर दिया और जानबूझकर मतलब कि अनसुना करना शुरू करा, और इस तरीके के गोबर लीपने के चीज़ हो, जो आरएसएस की हमेशा से विचारधारा रही है, देश के संविधान के वो मानने वाले वो लोग नहीं हैं। और साइंटिफिक टेम्परामेंट की मैं बात करूँगा कि देश साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलना चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। उनको दरकिनार कर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट्स में ये नौटंकी आरएसएस के लोग करने शुरू हो गए हैं। जब वो नौटंकी करेंगे और शिक्षा से छात्रों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो एक छात्र नेता का और एक यूनियन के ऑफिस बेरर का फ़र्ज़ ये है कि वापस प्रोफ़ेसर्स, टीचर्स को भी लाइन पर लाए और बोले कि यहाँ पर शिक्षा की बात होंगी, यहाँ पर छात्रों के भविष्य की बात होंगी, ना कि आरएसएस की कोई नौटंकी होगी। जब आरएसएस की नाम की नौटंकी चालू हो गई थी, तो हमारे यूनियन के लोगों ने काम करा। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि एनएसवाई की पूरी यूनियन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में करके दिखाया कि वहाँ पर बच्चों की नौकरी की बात होगी, अगर एग्ज़ाम, फेलोशिप, स्कॉलरशिप रोकी जाएँगी तो उनके छात्रों की बात होगी। सीयूटी के नाम पर जो धांधली हो रही है उसको रोकने की बात करेंगे, और सीयूटी में और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण जो पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और तमाम आप देखेंगे जो रिक्रूटमेंट्स तक हो रही हैं, स्कैम तक चल रहे हैं, उन सबको रोकने की बात करेंगे और केंद्रित करेंगे इन मुद्दों को और उनको छात्र सुलझाने का काम राजनीति से करेंगे। जितने भी लोग निकलते हैं उनकी है ना, उस यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़ी कुछ यादें होती है। भले वो एमएलए एमपी बन जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के भीतर, कैंपस के भीतर कोई पॉइंट्स होता है, कोई कैंटीन होगी, हुँ, कोई लाइब्रेरी होगी, कोई दूसरी थड़ी होगी, हुँ, हुँ। जहां पर वो व्यक्ति जाकर समय बिताना चाहता है। डूसू में वो कौन सी जगह है जहां आप आज भी जाकर समय बिताना चाहें? देखिए, मैं तो सच बताऊँ कि डूसू के हमारे मेरे टेन्योर के बाद 1-2 साल बाद हमने विपक्ष का दौर हमारा शुरू हो गया था। हम्म, तो पटेल चेस्ट पे एक चाय वाला है, आप देखेंगे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर के साइड वाला। तो हम आंदोलन करने शुरू हो गए थे। जब मैं 2012 में हमारी सरकार भी थी, तब भी मैं आंदोलन मोड पे ही था कि कुछ ना कुछ मैंने चीज़ें बोली कि भई मेरा विरोध रहा हो रहा। तो मैंने कहा थाने के बगल की चीज़ है, तो अच्छा। बार-बार पुलिस भी बुलाती रहेगी, तो अच्छी चीज़ है कि मैं वहाँ चाय पीना, मैं आज भी कई बार जाता हूँ नॉर्थ कैंपस, तो हाँ। पटेल चेस्ट पे बैठता हूँ और मैं वहाँ बैठकर चाय पीना पसंद करता हूँ। डूसू तो वहाँ की बहुत ही मेरी एक बड़ी यादें हैं उस डूसू पटेल कैंपस चेस्ट के में पॉइंट आप से। कौन सी मौजूदा दौर में फिर भी बावजूद इसके खामियां देखते हैं कि ये 2-3 चीजें अभी भी हैं जिनको सही होना चाहिए? देखिए, अगर मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो देखो डूसू एक बड़ा वो है, मतलब पूरे देश के स्टूडेंट्स, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तक डीयू का पार्ट है। तो मेरा मानना है कि जो यूनिवर्सिटी को की भी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी यूनियन को और ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। अभी तक ये हो गया कि ठीक है, चुनाव छात्र संघ के आए, हर साल आएँगे, यूनियंस होंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्सिटी के जो डीन्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूनियन को और गंभीरता से लेना चाहिए। यूनियन कहीं न कहीं छात्रों की आवाज़ है और छात्रों की आवाज़ मुझे लगता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सुननी चाहिए। आप 2011 में वहाँ से चुनाव लड़े थे। 2012 में मैं चुनाव लड़ा। 2012 में। उसके बाद जो ये 12-13 सालों का टाइम पीरियड है, इसमें कैंपस और शिक्षण संस्थानों की स्थितियाँ कितनी बदली? देखिए, कुछ प्रोग्रेस या कुछ मैं नेगेटिव? आपको सबसे एक उदाहरण देता हूँ। हुँ, आज आपने हमारी यूनियन की बात भी करी हुँ, डूसू की, मैं तमाम स्टेट्स की बात करता हूँ, मैं पूरे देश में ट्रैवल करता हूँ। पहले वास्तविकता ये है कि कैंपस में बोलने की आज़ादी थी, हुँ, पहले ये सच्चाई है।
पहले ये सच्चाई है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लिख दोगे तो आपको ये नहीं होगा कि पुलिस आके उठाएगी। आपने देखा जब हमारी सरकार थी तो अन्ना मूवमेंट भी था, तमाम मूवमेंट्स होते थे। अगर किसी मूवमेंट में वॉयलेंस क्रिएट होता है, किसी की जान को खतरा होता है, तो ऑफ कोर्स पुलिस इंटरफेयर करती है, उस मूवमेंट को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करती है। तो हमारी सरकारों में मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का प्रयास हुआ जब वो मूवमेंट कहीं न कहीं हानि पहुँचाने का काम कर रही थी कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, किसी की जान जा सकती है, तो पुलिस थोड़ा दल प्रयोग करती है, वो चीज़ कंट्रोल रहती है। लेकिन आप आंदोलन को ही नहीं खड़े होने दोगे। आप पहले ही छात्र नेताओं को, छात्रों को जेल में डालने का काम करोगे, डराने का काम करोगे। अभी देखिए मैं आज की बात करूँ तो मैं 2 दिन पहले हिसार गया। हिसार के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, बड़े मुश्किल से एडमिशन होता है, बड़ा बोनाफाइड स्टूडेंट होता है। तो वहाँ मजबूर हुआ बच्चा गेट पर, अब ये वहाँ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज वहाँ एग्ज़ाम है। बच्चा मजबूर है, वहाँ गेट पे बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है और आप मानेंगे नहीं उसमें 81 लड़कियाँ हैं जो उस आंदोलन में शामिल हैं और वो छात्र आंदोलन है। हुआ क्या अब कैंपसेज़ में कि खुद प्रोफ़ेसर ने हाथ में डंडा उठाया हुआ था, उसकी वीडियो है खुले तौर पर। 308 का मुकदमा एफआईआर दर्ज हुई है, 307 की बच्चे मांग कर रहे हैं कि एक प्रोफ़ेसर हाथ में डंडा उठाकर, पत्थर उठाकर छात्रों के ऊपर फेंक रहा है और मार रहा है। तो इस तरीके के दृश्य पहले नहीं आते थे हमारी सरकार में। आप फर्स्ट ईयर में ही चुनाव लड़ लिए थे, परिवार का माहौल कैसा है, मतलब आपका पारिवारिक बैकग्राउंड वगैरह? क्योंकि राजनीति में आना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री करना, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मोटे तौर पर वही एंट्री करता है जिसको आगे कुछ लंबे इरादे लेकर के चलता है। देखिए मेरी फैमिली में कोई भी पॉलिटिकल, डायरेक्ट पॉलिटिकल उसमें नहीं है मेरे परिवार में कि बहुत राजनीति में कोई एमपी, एमएलए रहा हो या सरपंच भी रहा हो। हाँ। मैं जब 12th करके आया तो मैं बोर्डिंग स्कूल से, मैंने भारतीय दमन के बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ से अपनी 12th की शिक्षा ली। तो आप समझ सकते हैं 6-7 साल बोर्डिंग स्कूल में रहकर बिल्कुल डिसिप्लिन हाँ। किस्म का लड़का, बिल्कुल एकेडमिकल फोकस। वो तो फैमिली को ये था कि बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करे। कहीं न कहीं उनके अंदर एक घबराहट भी थी, लगने लगता था कि शायद शिक्षा पहले ले ले, कंप्लीट कर ले, नौकरी-वोकरी कर ले, एस्टेब्लिश जाए, उसके बाद राजनीति में आए तो ठीक है। अभी हम लोगों के लिए चीज़ है नहीं, थोड़ा उनके अंदर डर था। लेकिन उन्हें पता था कि अब ये थोड़ा सरफिरा हो चुका है, एनएसवाई के लोगों के टच में आ चुका है, तो कहीं न कहीं इसके अंदर रुचि भी आ गई है। और जब मैं चुनाव लड़ा और जीता, जीतने के बाद उनके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन फिर उन्हें धीरे-धीरे समझ आ गया कि कितना भी अब इसको समझाओगे, ये समझने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मुझे फिर पार्टी ने मौका देना शुरू करा और मैं नहीं, मेरे जैसे हज़ारों युवाओं को, छात्रों को मौका देना हमारी पार्टी ने शुरू करा, तो उनको भी विश्वास आया। तो अब तो उन्हें समझ भी आ गया कि ये सियासत ही करेगा, राजनीति करेगा। लेकिन राजनीति के साथ-साथ जब मैंने सामाजिक मुद्दों पर अपनी बातें आगे आके रखी, तो उनको भी कॉन्फिडेंस हुआ कि देश में अगर कहीं अन्याय हो रहा है, उसके लिए लड़ना चाह रहा है। तो उनको भी अब उनको खुद भी गर्व महसूस जब होता है। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर गए तो माँ का क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स एक बड़ा वो, मतलब मैं आपको बताऊँ, बड़ा इमोशनल फीलिंग थी। तो पहले बड़ा ये लगता था कि कैसे क्या होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उनको गर्व महसूस हुआ और ख़ास तौर पे मैंने उनको एहसास कराया कि हम आम लोग भी राजनीति में इतनी आगे आ सकते हैं। चलिए, अब हम आपके एक विशेष अभियान की ओर लौटते हैं, हम बदलेंगे। ये आपने एक कैंपेन शुरू किया है। देश की राजनीति में अगर पिछले कुछ समय से नज़र डालें तो एससी, एसटी और ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स नए सिरे से शुरू हो रही है। कुछ जगह पर महिला केंद्रित राजनीति होती है जहां ये ओबीसी, एससी, एसटी के दायरे कम हो जाते हैं और कहीं ओबीसी, एसटी और एससी, एसटी और ओबीसी सेंट्रिक राजनीति होती है। आपके ये जो हम बदलेंगे के 7 पॉइंट्स है, जिन 7 मांगों के साथ आपने अभियान शुरू किया, उसमें भी पहला पॉइंट प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन। ये हम बदलेंगे का एक अभियान मात्र है, राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है, या आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट भी है कि हाँ हम बदलेंगे? देखिए ये एक बहुत जो हमने नाम दिया है हम बदलेंगे, ये खाली कोई कैंपेन नहीं है कि पॉलिटिकल कैंपेन था, आप इसको मत देखें। और आपने जो 7 पॉइंट देखेंगे समझ आएगा। और आज के समय में ये सातों चीज़ें ऐसी हैं जो छात्र अपने आप को ठगा हुआ, जो मैंने शुरू में बोला, महसूस करता है। देखिए हमने आरक्षण की बात इसलिए करी कि प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में अगर आरक्षण आ जाएगा तो वास्तविकता में मुझे पता चला, आप जिस जगह से आते हैं, राजस्थान से बाड़मेर जाएँगे, तो राजस्थान में अगर जयपुर से बाहर निकलेंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगी गाँव में आज भी क्या स्थिति है। और ये पूरे देश की स्थिति है, खाली राजस्थान की नहीं। तो हमारी मांग ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को न्याय मिले। उसके साथ हमने एक बात करी, बीजेपी के टाइम पे शुरू हुआ है कि जो एनएफएस नाम का एक, आपने नाम सुना होगा एनएफएस, उसको लगाकर जानबूझकर, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, 70% पद एससी, एसटी, ओबीसी के खाली पड़े। 70% पद उनको लंबे समय तक खाली इसलिए रखा जाता है कि बाद में उनको जनरल में तब्दील करने का काम ये सरकार करती है। तो जानबूझकर जब आरक्षण दिया हुआ है, 2006 में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण एजुकेशन सेक्टर में दिया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि ओबीसी छात्रों को बड़े संख्या में उनके एडमिशन्स हुए और राजनीति में भी वो लोग आगे आए। तो शिक्षा के माध्यम से वो भविष्य में फिर देश की राजनीति में भी आगे आएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। जब आप उसको शिक्षा से वंचित कर दोगे उस समुदाय को, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को, तो फिर आगे राजनीति में भी नहीं आ पाएंगे, और राजनीति में नहीं आ पाएंगे तो अपने हकों की बात नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हमने खास तौर पर शुरू करी कि जो एनएफएस के पद हैं वो तुरंत भरे जाएं और वो एससी, एसटी, ओबीसी के माध्यम से भरे जाएं। तुरंत
15 एक लगा के कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। मेरा ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इन सातों पॉइंट्स के जरिए, सातों बदलाव के जरिए परिवर्तन के जो हम बदलेंगे, परिवर्तन के उद्देश्यों के साथ साथ एक टारगेट्स ये नजर आता है कि चूंकि ये जिम्मेदारी जब एनएसयूआई के कंधों पर होती है, टारगेट बहुत क्लियर समझ में आता है कि बड़ी तादाद में युवाओं को हमें कांग्रेस विचार के साथ जोड़ना है। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि युवाओं को जोड़ने के लिए इन 7 पॉइंट्स के जरिए आपके पास क्या रोड मैप है। और हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपनी बात इस पे आकर करिए। हमने इसमें हर थर्सडे की शाम को एक संविधान सभा का भी वो रखा है कि शाम को संविधान सभा में आप आइए, शाम को अपने कैंपस में एक जगह पॉइंट पर आइए, उस पर आकर आप बात करें अपने मुद्दों पर। और वास्तविकता में जो देश की सबसे बड़ी जो आबादी है, जो युवा छात्र देश में सबसे ज़्यादा हैं, उनकी बात ही देश में होनी चाहिए। और इस देश की संसद को भी जगाने का काम करेंगे इस कैंपेन के माध्यम से कि देश की संसद में जो नौटंकी चल रही है कि कंगना रनौत के बैग की फ़ोटो ज़्यादा दिखाई जाती है आज तक पर, नाकर जिन छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है नौकरी के लिए जो अपनी मांग कर रहे हैं, उन लाठियों के जवाब की बात होनी चाहिए। देश की संसद में एससी, एसटी, ओबीसी की जो एनएफएस करके नौकरियां पेंडिंग रखी हुई हैं, उन भर्तियों की बात होनी चाहिए। देश की संसद में नौकरी की बात होनी चाहिए। देश की संसद में जो फीस वृद्धि हो रही है उसकी बात होनी चाहिए, ना कि कोई और नौटंकी की बात होनी चाहिए। तो हम देश की संसद को भी जगाने का काम करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के माध्यम से कि देश की संसद जागे और देश की जो सबसे बड़ी आबादी है युवा छात्र, उसकी बात देश की संसद में गूंजनी शुरू हो। इन 7 मुद्दों पर पहले फेज में क्या एनएसयूआई यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोटेस्ट एंड ऑल करेगी, या उससे पहले ट्रेनिंग सेशन चलाएगी, युवाओं को विचार से सहमत कराएगी एंड देन प्रोटेस्ट वाले फेज हमने में 250 जाएगी? यूनिवर्सिटीज़ से 2-2 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उनका हम ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है। अच्छा। क्योंकि अभी वेकेशन है तो हम ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं। उसके बाद 250 यूनिवर्सिटीज़ के बाद इनको हम तमाम और भी यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाएँगे। तो हमारा ये है कि 3 महीने बाद फिर हम एक बड़ा प्रोटेस्ट लेवल पे शुरू करेंगे। अभी हमने यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोटेस्ट और एक उनकी आवाज़ बनना शुरू करा है। इसके अलावा 7 पॉइंट के अलावा अगर कोई लोकल यूनिवर्सिटीज़ में और भी कोई इश्यू है, उसको भी एड्रेस करने का काम करेंगे। आपने यूनिवर्सिटी वाइज 2-2 लोगों की बात की, मुझे याद आया, आपने एक एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी एम्बेसडर करके कार्यक्रम भी शुरू किया है। वो यूनिवर्सिटी एम्बेसडर वो इसी के माध्यम से है कि जो इसमें जुड़ेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको हम यूनिवर्सिटी एम्बेसडर बनाएंगे और वो एक नया लीडर क्रिएट होगा, जो अपने हकों की बात करेगा, जो इन 7 बदलाव में यकीन करता है कि वास्तविकता में 7 बदलाव आने चाहिए, जो देश के युवाओं छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 बदलाव उनसे जुड़ेगा, उसको हम कैंपस एम्बेसडर बनाएंगे। ओके। आपने इसमें जो बात की है उसमें पेपर लीक जैसे मुद्दों की बात है। अ, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान के अंदर पेपर लीक से जुड़े मसलों पर और परीक्षाओं के तमाम दूसरे मुद्दों पर, एसआई पेपर लीक का मसला हो, आरएस परीक्षा पोस्टपोन का मसला हो, बड़े लेवल पर आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन वहां पर एनएसयूआई मुख्य भूमिका में राजस्थान में नजर नहीं आई प्रोटेस्ट को लीड करते हुए। तो कहीं ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि जहां फर्टाइल लैंड है एनएसयूआई के लिए ऑलरेडी, वहां पर चूंकि हर बार एनएसयूआई अच्छा परफॉर्म कर लेती है, उन उम्मीदों पर चलती रहती है, और जहां फर्टाइल लैंड नहीं है वहां आप ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। नहीं, देखिए बहुत फर्टाइल लैंड है और मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे बड़े लेवल पे नेतृत्व भी करा है वहाँ आंदोलन का। लेकिन कुछ जैसे रास वाला मुद्दा बताता हूँ कि एबीवीपी ने वहाँ बरगलाने का काम करा और धोखा दिया। अभी तक वो कहते रहे कि हम डेट बढ़वाएँगे उसकी, लेकिन कल तक वो धोखा दे रहे जब थे। धरने पर बैठे तो पहले ही दिन एबीपी आ गई थी आ वहां गई पर। थी तो उन्होंने बरगलाने का काम करा और हाँ। हमने बोला छात्रों को हाँ। कि आपको धोखा देंगे, इनकी सरकार है, आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे सच्चाई है पेपर लीक जैसे मुद्दे पर, मैं खुले तौर पर बोलता हूँ, पेपर लीक और तमाम धांधली में एबीवीपी के लोग लिप्त हैं और सरकार के साथ मिलकर इस धांधली में गुमराह करने का काम कर रहे हैं छात्रों का। और छात्र संघ चुनाव की मैं बात करूंगा, इन सब मुद्दों में एक सच्चाई और छुपी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस भी मैंने 7 पॉइंट में से बात करी कि देश भर में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जब आप विधानसभा का चुनाव कराते हैं, आप लोकल बॉडी इलेक्शंस करा रहे हैं, तो देश में जो सबसे बड़ी आबादी है, जो 60% 50% लोग युवा हैं, छात्र हैं, तो उनके चुनाव कराने से संकोच क्यों कर रहे हैं? और ये मांग मेरी खाली बीजेपी से नहीं है, ये मांग मेरी कांग्रेस में भी है। कांग्रेस के भी जहाँ सरकार है, मैं वहाँ भी ये स्ट्रॉन्ग तरीके से मांग कर रहा हूँ और मैंने अवगत भी कराया है कि आप छात्र संघ चुनाव खोलो, वरना हमें यहाँ भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जब छात्र संघ चुनाव खुल जाएंगे तो इस तरीके के जो छात्रों के मुद्दे हैं वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से आप देखेंगे। डीयू में जब हमारा यूनियन चुनाव जीती तो जो डीयू के मुद्दे थे वो बहुत बड़े लेवल पर नेशनल डिस्कोर्स में भी आने शुरू हुए। तो जब यूनियंस के इलेक्शंस ओपन हो जाएंगे, छात्र संघ चुनाव ओपन हो जाएंगे, तो इस तरीके के मुद्दे और ज़्यादा फ्रंट में आकर छात्र संघ चुनाव एनएसयूआई के लिए एड्रेस हो ज्यादा पाएंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी मेरी समझ, जो मैं अपनी समझ बता रहा हूँ, कि एनएसयूआई का मैं कैंपेन देख रहा था कल जब यहाँ आने की तैयारी कर रहा था, तो वो कैंपेन बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया पर सेंट्रिक लग रहा था, जिसमें गुजरात की बात हो रही थी, जिसमें यूपी की बात हो रही थी, जिसमें बिहार की बात हो रही थी, राजस्थान की बात, हरियाणा, दिल्ली की बात हो रही थी। और इन्हीं में से यूपी में 2007 से छात्र संघ के चुनाव बंद है,
छत्तीसगढ़ में 2017 से बंद है, उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार रही 5 साल और अब बीजेपी की सरकार भी है। राजस्थान में कोविड के दौर से कांग्रेस सरकार के समय से छात्र संघ के चुनाव बंद है। एमपी और उत्तराखंड में भी इरेगुलर हो रहे हैं। तो जहां एनएसयूआई सबसे ज्यादा ऊर्जा लगा रही है, वहां अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो जो युवाओं के जरिए आंदोलन खड़ा करने की जो कोशिश है उसको बड़ा वो नुकसान पहुंचेगा। तो आप ये छात्र संघ चुनाव कैसे शुरू कराएंगे? देखिए, मेरा आपको बताता हूँ, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कोविड की वजह से बंद हुए थे, परमानेंट बंद हमने नहीं करे थे। और तब भी एनएसवाई ने, हमारी सरकार थी, तब भी एनएसवाई ने फ्रंट पर आकर, हमें लाठियाँ भी खानी पड़ी, पर हमने फ्रंट में आकर बोला कि छात्र संघ चुनाव खोलने चाहिए, हमें बंद नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने बोला कि कोविड के समय बंद करें, उसके बाद खोल देंगे। तो हमारी अभी वो मांग है। और मैं छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा क्लियर बोल देना चाहता हूँ, हमें अगर अपनी सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, एनएसवाई प्रदर्शन करेगी और छात्र संघ चुनाव खुलवा कर रहेगी। छात्र राजनीति से निकले हुए लोग आज देश की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वरुण चौधरी एनएसयूआई के अध्यक्ष के तौर पर या फिर छात्र राजनीति को नेतृत्व देते हुए अगले 15 सालों में देश की राजनीति में कहां देख रहे हैं? देखिए, मैं अपने आप को अभी देश की राजनीति में, मुझे लगता है कि मेरे लिए अभी मेरी विधानसभा और मेरी संसद, मेरी देश भर की यूनिवर्सिटी जो छात्र हैं, तो मैं अभी वहाँ पे पार्टी जहाँ मुझे मौका देगी, मैं अपनी पार्टी जहाँ मुझे मौका देगी, पार्टी बोलेगी जाके जम्मू कश्मीर में मेहनत करो, मैं वहाँ मेहनत करूँगा। पार्टी बोलेगी दिल्ली में मेहनत करो, मैं दिल्ली में मेहनत करूँगा। पार्टी बोलेगी हरियाणा में मेहनत करो, हरियाणा करूँगा। पार्टी बोलेगी राजस्थान में मेहनत करो, राजस्थान मेहनत करूँगा। जहाँ मुझे पार्टी मौका देगी, जहाँ पार्टी मुझे बोलेगी, मैं वहाँ जाके मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। जब आप एनएसयूआई के अध्यक्ष बने तो एक संगठन को चलाने के तौर पर उस संगठन के भीतर कौन सी 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि ये मुझे विरासत में अच्छी चीजें मिली, एनएसयूआई की स्ट्रांग चीजें मिली जिससे मुझे संगठन चलाने में आसानी हुई, और कौन सी वो 2-3 चीजें हैं जो आपको खामियां नजर आती हैं जिन्हें आप सुधार करके आप विरासत के तौर पर संगठन को देना चाहते देखिए, हैं? मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो मुझे इस पार्टी में एनएसवाई के साथ मुझे कैरी फॉरवर्ड मिली, वो हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसका बहुत अच्छा कमिटमेंट मुझे मिला कि जो हमारे विचार हैं, वो बहुत मुझे अच्छे से स्ट्रांगली मिले, जो मुझे लोग भी मिले, मुझे डेडिकेटेड कमिटेड लोग मिले। जिनको इमीडिएटली एमएलए एमपी बनना था, वो शायद बीजेपी और दलों में हैं और वहाँ चले गए हैं। लेकिन जो कमिटमेंट है, जो आइडियोलॉजी का कमिटमेंट है, वो तमाम मुद्दे हों, मतलब जो आइडियोलॉजी कमिटमेंट वाले लोग मुझे मिले, तो मैं बहुत गर्व से महसूस होता हूँ कि जिस संगठन में हूँ, वो संगठन में वो लोग हैं जो पूरा कमिटेड है हमारी आइडियोलॉजी को लेकर और देश को लेकर। कांग्रेस के विचार वही हैं जो देश के विचार हैं। हम देश में तिरंगा को लेकर चलने वाले लोग हैं, वो लोग देश में दूसरे रंग को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। अगर मैं मुश्किल की बात करूँ, तो हाँ, हमारी सरकारें नहीं हैं कई राज्यों में, और कहीं न कहीं मैं बात करूँ और कि सत्ता का असर सत्ता छात्र का राजनीति असर पे पड़ता है। छात्र राजनीति पे बड़े लेवल पे पड़ता है, तो वहाँ थोड़ी तकलीफ आई। लेकिन हमारे जो नेता राहुल गांधी जी, जब उन्होंने अग्रिम लेवल पर छात्र मुद्दे उठाए, तो वो कमी भी मुझे धीरे-धीरे लोकसभा चुनाव के बाद महसूस होनी बंद हो गई कि हम सत्ता में हैं कि नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने छात्रों के मुद्दे इतने आगे से उठाए, आपने देखा होगा बार-बार वो, अगर आप उनके 2 महीने के ट्वीट्स भी उठा के देखेंगे, तो बार-बार उन्होंने छात्रों के मुद्दों की बात अग्रिम तरीके से उठाई, तो वरुण मुझे वो चौधरी महसूस होनी बंद हो गई। संगठन को विरासत में क्या देना चाहते हैं कि मैं ये 2 काम अच्छे करके जाना चाहता हूं ताकि वो संगठन देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव खुलें जहाँ पे बंद है, वो चीज़ देना चाहता हूँ। साथ के साथ मैं एक ऐसा संगठन देना चाहता हूँ जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, मैंने कहा कि ऑलरेडी मुझे मिला, वो इतना स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो। मैं एक बात एनएसवाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, बार-बार सबसे बोलता हूँ ये बात, तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसलर, मेयर बनना है, तो संगठन इस समय, इससे बेहतर संगठन पूरे दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं बात बताऊँ, खाली देश की बात नहीं करूँगा। और इस संगठन की एक क्वालिटी और है एनएसयूआई की, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर हमारी पार्टी में भी कुछ हमें ऐसा लगता है कि छात्रों की और हमारी जो आइडियोलॉजी के विरोध चीज़ें हो रही हैं, तो उठाकर एनएसयूआई का हमारा एक छोटा कार्यकर्ता भी, एनएसयूआई का स्टेट सचिव भी, वो खड़े होकर बड़े मंच पर बोले कि ये चीज़ गलत हो रही है। मैं वो ताकत देना चाहता हूँ एनएसयूआई के हर एक ऑफिस बेरर्स को, हर एक हमारे जो मेंबर है, कि वो आकर एक बड़े मंच पर भी अपनी बात रखें। अगर पार्टी के अंदर भी गलत हो रहा है, वो भी रखें और बाहर भी गलत रखें। राहुल वो भी गांधी के लेके जाना टारगेट चाहता हूँ। में गुजरात एक बड़ा मिशन है, 2027 में वहां पर चुनाव होने हैं। एनएसयूआई किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी गुजरात को लेकर, क्योंकि पिछले 10 सालों से 12 सालों से राहुल गांधी गुजरात को लेकर विशेष प्रयास करते हैं? देखो, मेरा भी गुजरात को लेकर जब मैं राष्ट्रपति बना तब से ही फोकस है कि जो पेपर लीक का एपिक सेंटर है, जो भी कंपनियां पेपर लीक में पाई गई, जो भी लोग पाए गए, उनका कहीं ना कहीं गुजरात कनेक्शन जरूर था। तो एक एपिक सेंटर पेपर लीक का गुजरात बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश में देखें, जो पेपर लीक आप के ये लोग बड़ा पाए आरोप गए, लगा रहे हैं कि मैं गुजरात मैं पेपर लीक हकीकत का बता रहा एपिक सेंटर बन हूँ, रहा मैं है। हकीकत बता रहा हूँ, गुजरात में पेपर लीक हो ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो कंपनियां पाई जा रही हैं पेपर लीक में, और भी धांधली में जो कंपनी पाई जा रही है, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन दूसरे गुजरात में राज्यों के दिखता भी है, कनेक्शन गुजरात से? गुजरात से हैं। और ये बड़ा, आप पेपर न्यूज़ कटिंग्स निकाल लीजिए, उन कंपनीज का जांच कर लीजिए, मैं आरोप नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, उनका गुजरात कनेक्शन है।
तो हमें लगता है जब गुजरात में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो कनेक्शन बंद होगा और पेपर लीक जैसे मुद्दे, ये तमाम मुद्दे देश में कम हो जाएंगे। ठीक है। अब आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में आइडियोलॉजी को लेकर बहुत तगड़ा कमिटमेंट होता है। लेकिन जब हम स्टेट लेवल पर जाते हैं तो हमें उन्हीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में एक और कमिटमेंट देखने को मिलता है। वो एनएसयूआई संगठन के साथ-साथ मूल कांग्रेस के भीतर भी अपने नेताओं के प्रति कमिटमेंट होता है, जिसका नुकसान एनएसयूआई को होता है। आप नहीं, राजस्थान में देख लीजिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इसको मैं नुकसान नहीं मानूंगा। ये हमारे संगठन की ब्यूटिफिकेशन है, खूबी है। लोग बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि भाई आप से जुड़ रहे हैं। हकीकत ये है कि हमारी पार्टी मास बेस्ड पार्टी है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो देश की आइडियोलॉजी है। वो किसी एक पक्ष की आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि देश के संविधान को मानो। ये तो देश की विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन इस विचारधारा को कुछ लोगों ने बरगलाया और आपकी मीडिया के माध्यम से ज़्यादा बरगलाया। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, अब तो कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो एथलीट जिन्होंने दिखाना शुरू करा और अवगत भी कराया। इसलिए मैं आपको अपना भी तजुर्बा बताता हूँ, कई लोगों को बुरी लगेगी। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं उनसे बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज गाँव शहरों में वो लोग ज़्यादा उनको देखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वही सच्चाई है। वो बड़े चैनल्स की आपने हालत देख ली, उनमें क्या सच्चाई दिखाई जाती है आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो अगर हमारा कोई एनएसयूआई का ऑफिस बेरर किसी लीडर से जुड़ा भी है तो उसमें कोई नुकसान क्या है? वो भी तो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। तो मैं इसको अच्छा ही देखता हूँ, बुराई नहीं है। और अगर कोई युवा अपने स्टेट में किसी को अपना खुद आइडल मानता है तो अच्छी बात है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता को तो आइडल मांग रहा है ना। पर कई बार पार्टी को नुकसान होता है। जैसे अभी राजस्थान के अंदर नशा छोड़ो जीवन जोड़ो कैंपेन चला था, तो वहां पोस्टरों के अंदर सचिन पायलट की तस्वीर बड़ी दिखाई गई थी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर को छोटा दिखाया, जिसका बाद विवाद हुआ और वहां के एनएसयूआई अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर के सफाई भी दी। कई जगह इस तरह से नुकसान हो जाता है कि एक नेता के धड़े के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां एनएसयूआई न जीत करके निर्दलीय जीत जाते हैं। देखो, इस चीज़ को लेके मैंने बहुत मेक श्योर करा कि जो हमारे एनएसवाई के लोग हैं, मैं राजस्थान की बात और भी बाद आपको में वो खुले कमबैक भी कर लेते हैं मैं निशान में। आपको खुले तौर पर बात करूँ एनएसवाई की, अगर मैंने किसी को कमबैक कराया भी है, हाँ, तो उसको फिर मैंने संघर्ष का रास्ता दिया। हाँ। आपने कमबैक करा, आपने एनएसवाई का दामन थामा है, अब पहले हमारे साथ संघर्ष करो और संघर्ष करने के साथ-साथ फिर हम आपको पार्टी में वो देंगे। देखो, ये ओपन पार्टी है, अगर कोई जीता हुआ प्रतिनिधि एनएसवाई जॉइन करना चाहता है तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ पहले संघर्ष करे, फिर हम उसको जो पद चाहिए वो पद देंगे। और जो लोग वहाँ पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, उनको मैंने हमेशा से पहली प्राथमिकता दी है। तो अगर आप जो बात मुझसे करना चाह रहे हैं, आप उसको देखेंगे, तो जो पार्टी के पैनल पे चुनाव लड़े, उनको भी मैंने उतनी प्राथमिकता दी है जितने जीते हुए प्रतिनिधि को दी है। दोनों मिलकर जब संघर्ष करें तो अच्छी बात है। और रही किसी के होर्डिंग पोस्टर में छोटे-बड़े फ़ोटो लगने की, तो मैं मानता हूँ उससे ज़्यादा फ़र्क उन नेताओं को नहीं पड़ता। सब कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में भी नेता एक मंच पर हैं, पूरे देश पर एक मंच पर हैं। उन नेताओं को भी फ़र्क नहीं पड़ता छोटे-बड़े फ़ोटो से। आप भी उनसे जाके पूछ लीजिएगा। तो छोटा-बड़ा फ़ोटो वो मीडिया ट्विस्ट करने के लिए, या जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कुछ और मिला नहीं। उनको ये नहीं देखा कि हमारी एनएसवाई राजस्थान ने इतना अच्छा मतलब खुद इतने बड़े लेवल पे बेड़ा उठाया कि नशे की समस्या क्रिएट हुई। नशा ज़्यादा हुआ राजस्थान में, बेरोज़गार युवा परेशान है और नशा की तरफ जा रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास जो सत्ताधारी पार्टी को करना चाहिए था। ये कैंपेन भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, मैं बोलता हूँ राजस्थान के, उनको शुरू करना चाहिए था। उनको भी स्वागत करना चाहिए था एनएसवाई का, कि अरे एंटी ड्रग कैंपेन चला रहे हैं, उनको भी स्वागत करना चाहिए था। लेकिन वो गुमराह करने के लिए जानबूझकर फ़ोटोबाजी वाले उसमें पड़ते हैं। जिसको जो अपना आइडल लगता है उसका छोटा-बड़ा फ़ोटो लगाए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कई जगह देखेंगे मेरा छोटा फ़ोटो तो होगा, क्या फ़र्क पड़ता है? छोटे-बड़े फ़ोटो में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन पार्टी का काम होना चाहिए, एनएसवाई का काम होना नशे चाहिए। को लेकर जो कैंपेन राजस्थान में चला या दूसरे राज्यों में भी जो चल रहा है, उसकी मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा करना चाहूँगा। इसकी वजह ये है कि जहाँ-जहाँ इकोनॉमी डेवलप हो रही, वहाँ एक पैरेलल ड्रग्स इकोनॉमी खड़ी हो रही है और शायद मेरे जैसे तमाम संवेदनशील लोगों के लिए बड़ा गंभीर मसला है। क्योंकि जो परंपरागत नशे थे, वो घर परिवार में कोई एक व्यक्ति नशा करता था तो सबको पता होता था हमारे परिवार में। लेकिन ये ड्रग्स और इस तरह के नशे करता है, हमारा परिवार का कोई सदस्य कर रहा होता है, परिवार को पता नहीं होता है, तब तक जब तक कि सब कुछ तहस-नहस और बर्बाद आर्थिक रूप देखिए, से न हो जाए। ये सच्चाई है और आप इसको बहुत गंभीरता से देखें। ये खाली मैंने, क्योंकि मैं इस कैंपेन में गया, मेरे साथ बार-बार मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के बच्चे आते हैं, सुसाइड केसेस आते हैं। आप देखेंगे कितना युवा छात्र आज के डेट में सुसाइड कर रहा है। आप सोचें, हर घंटे एक छात्र सुसाइड कर रहा है। मतलब पहले देश में किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते थे। आज किसानों से भी ज़्यादा आत्महत्या देश का छात्र युवा कर रहा है। कहीं न कहीं मजबूर है, आत्महत्या करना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत मुश्किल समय, जब आदमी अपने आखिरी चीज़ सोच ले कि अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं आत्महत्या करूँ। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल फीलिंग भी है। जब मुझे पता लगता है, मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ, हर 2 घंटे में या 3 घंटे में मुझे या तो नोटिफ़िकेशन आता है, या मेरा एक ऑफ़िस वाला मुझे इन्फॉर्म करता है कि भैया यहाँ भी आज इस आईआईटी में भी, इस आईआईएम्स में भी, और ऐसे इंस्टीट्यूटों में बच्चा सुसाइड कर रहा है। आईआईटी में एडमिशन लेना आसान काम है। अब वहाँ जाकर बच्चा सुसाइड कर लेता है, सोचिए कितना गंभीर वो है। और कहीं न कहीं ये जुड़ा हुआ है उनकी पॉलिसीज़ से, जो मैंने 7 मुद्दे दिए हैं ना, और नशे भी।
मैंने कई छात्रों से मिला, मैं आपको ओपन तौर पर बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक दिन चंडीगढ़ में मुझे पता चला कि ये 3, 4, 5 यहाँ ड्रग्स को लेके बड़ा वो है, राजस्थान में मिला। तो मैंने छात्र बुलाए कि यार आप क्यों मजबूर हो ड्रग्स करने को लेकर, ये छोड़ना चाहिए। आपकी नया 25-26 साल के आप हो, ये सब ड्रग्स छोड़कर और अपने करियर की तरफ ध्यान दो, सपने बनाओ, कुछ अच्छा करो। वो कहता है क्या अच्छा करें, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं, नौकरी मिलनी नहीं है, परिवार का प्रेशर है, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लिया, 50-60 हज़ार रुपये लोन लिया, 60 हज़ार रुपये उतारना भारी हो रखा है। परिवार देखता है कि अब बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलती नहीं है। और नौकरी का आप देखेंगे निकलती भर्ती नहीं है, भर्ती निकलेगी तो पैरा उसके सामने ऑप्टिकल्स आ गया, उसका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद दोबारा भर्ती की डेट तय नहीं होती है, महीनों भर लगा देते हैं। चलो फिर पेपर भी हो गया, एग्ज़ाम भी हो गया, भर्ती भी निकल गई, तो फिर पता लगता है इंटरव्यू में वो एनएफएस बोलकर, जानबूझकर ओबीसी एससी एसटी हमारे युवा को एनएफएस बोलकर उसको वहाँ नौकरी नहीं देते। तो इसलिए हमने बदलाव की बात करी, और नशा इससे कनेक्टेड है। जब बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो नशा ज़्यादा बढ़ेगा, ये सच्चाई है। अगर आप रोजगार ज़्यादा देंगे और समझेंगे देश की युवा शक्ति को, ये सबसे युवा देश है पूरी दुनिया में, तो आप समझें इसको गंभीरता लेना पड़ेगा कि आप जब आज हम सबसे ज़्यादा युवा हैं तो कुछ सालों बाद हम सबसे ज़्यादा बुजुर्ग भी होंगे। तो इस युवा शक्ति को पहचानना चाहिए, तो इसलिए इनके युवाओं की बात होनी चाहिए, तो नशा भी कम होगा। और सरकारों को भी बड़ा सेंसिटिव तरीके से लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो लेने पड़ेंगे, मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ड्रग्स को रोकना भी पड़ेगा, साथ का रोजगार भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए आखिर में मैं आपसे एक सवाल, आप डिजिटल कैंपेन के जरिए युवाओं से काफ़ी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ऐप के जरिए, वरुण कनेक्ट, एनएसओए कनेक्ट के जरिए भी, क्या है आइडिया इसका? देखिए मेरा ये है, मैंने काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स बना रखे हैं, मेरी टीम के लोग काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं। मेरा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन छात्रों से, युवाओं से हो। तो सोशल मीडिया और ये तमाम ऐप्स आजकल बहुत यूज़फुल हैं, तो मैंने ऐप्स बनाई हुई हैं तमाम, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं छात्रों से, युवाओं से कनेक्ट करा पाऊँ और उनकी समस्याओं को एड्रेस कर पाऊँ। और ये सच्चाई भी है कि आज के दौर पर मैं डेली आता हूँ, तो डेली नौकरी, पेपर लीक और तमाम जो एनएफएस जैसी समस्याएँ हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो बैरियर्स लग गए हैं छात्रों के सामने, उनको लेकर तमाम मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ईमेल्स के माध्यम से भी, ऐप्स के माध्यम से भी, वेबसाइट के माध्यम से भी, और फिजिकल। अभी आप आए हैं, आपसे पहले आपने देखा होगा तमाम स्टूडेंट्स इधर थे मुझसे मिलने वाले, ज़्यादातर वही स्टूडेंट्स थे जो परेशान हैं। मैं एक छोटा सा सवाल और आखिर में करूंगा मेरे तजुर्बे के आधार पर। जितनी समझ मेरी राजनीति की सीमित समझ 10-12 सालों की है, उसके हिसाब से हमने ये देखा कि जब भी कोई सत्ता में होता है और जब कोई विपक्ष में होता है, विपक्ष हमेशा युवाओं के ड्रीम्स को लेकर के बात करता है, चाहे वो कोई भी विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में है और एबीवीपी और बीजेपी विपक्ष के तौर पर हो। लेकिन सत्ता में आने के बाद में वो जो युवा जिनके सहारे और जिनके कंधों का सहारा लेकर के कोई सत्ता में आया है, वो सपने गौण हो जाते हैं और फिर वो युवा फिर भी प्रोटेस्ट में ही होता है। एज ए एनएसवाई अध्यक्ष, आप कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि जो हम इन 7 मुद्दों को लेकर हम बदलेंगे के कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम केवल सत्ता प्राप्ति के ये प्रयास नहीं है, हम वाकई में ग्राउंड लेवल पर बदलाव करें? देखिए, मैं बात करता हूँ जिन बदलाव की, मैं आपसे 7 बदलाव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारी सरकारें हैं, वो बदलाव वहाँ पे नज़र आने लगे। तेलंगाना में हमने पहले जाति जनगणना कराया कि वहाँ जाकर पता लगे प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा होगा, और वहाँ का जो कास्ट सेंसिस है, वो डीपली आप वो क्वेश्चनर देखेंगे तो आपको हकीकत पता लग जाएगी। उसके बाद सरकार ने करा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमारी पार्टीज़ में जो पॉलिसीज़ आई, आप देखिए, जो 2006 में ओबीसी को जो आरक्षण दिया सेक्टर्स में, तो हमने जब एजुकेशन सेक्टर में दे दिया आरक्षण, तो अब हमारी सेकंड प्रक्रिया यही होगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम आरक्षण को दें, क्योंकि 2006 में हमने दिया था ओबीसी आरक्षण, बीजेपी ने नहीं दिया था। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं आपको इसी को बताता हूँ, हमारी सरकार थी, तो 4 ईयर कोर्स हमने लाने का प्रयास कर रही थी सरकार, तो हमने विरोध भी करा था उस टाइम पे उसका, कि हमने कहा था कि अरे नहीं आना चाहिए। लेकिन जानबूझकर आप देखेंगे जो एबीवीपी जिस चीज़ का विरोध करती थी, वो चीज़ को खुद अब गले लगा रही है और सेमिनार्स करा रही है नई शिक्षा नीति के फेवर में। अगर वो वास्तविकता में वो छात्रों की बात सुनना चाहते थे, तो एबीवीपी को भी हमारे साथ खड़े होकर नई शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए खुले तौर पर, कि यार जिस शिक्षा नीति का विरोध हम पहले करते थे, आज भी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के अंदर स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनी जाती है, उनको एड्रेस करा जाता है, और जब हमारी सरकार भी आ जाएगी, तो मैं तो मेक श्योर करूँगा कि मैंने अपने सामने पे जो आवाज़ें उठाई, वो हमारी सरकार की पॉलिसीज़ में वो दिखें और युवाओं और इम्प्लीमेंट करें, और युवाओं छात्रों को उनका हक मिले। और मुझे यकीन भी है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने हमारी बार-बार मीटिंग्स में ही बोला गया, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर, और हमारी कटनी करनी में आपको फ़र्क दिखेगा। हमने तो नहीं बोला था 15 लाख रुपए हम किसी नौजवान को देंगे, जिसने बोला था उसको अब देना चाहिए। हमने जो बोला, हमने वो करके दिखाया। हमारी सरकारों के, आप जिन-जिन स्टेट में सरकार आपको दिखेगा, हम उनमें करेंगे। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। युवा राजनीति को लेकर के चर्चाएं इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि आज के समय में किसी भी राज्य में देख लो आप, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या बिहार और बंगाल हो, वहां पर युवा ज्यादा सड़कों पर है। वो नौकरी की आवाज उठा रहा है, या जो नौकरियां दी जा रही है उसमें टेक्निकल खामियों को लेकर के, तमाम डिमांड्स को लेकर के सड़कों पर है।
युवाओं के साथ खतरा, जो मैंने बीच इंटरव्यू में भी जिक्र किया कि जहां जहां इकोनॉमी जा रही है वहां पैरेलल ड्रग्स इकोनॉमी खड़ी हो रही है और युवा बर्बाद हो रहा है। दूसरा, इस ड्रग्स इकोनॉमी का नुकसान ये होता है कि किसी आबादी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जाते हैं तो वहां पर 10% लोगों के हिस्से वो पैसा आता है, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स के अंदर माइनिंग का पैसा हो या राजस्थान जैसे ऑयल और जो गैस फील्ड और जो ऊर्जा के सेक्टर में जो पैसा तमाम निवेश आ रहा है वो चंद लोगों के हिस्से जाने से बाकियों के हिस्से डेवलपमेंट नहीं जाता, जो आप आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने विस्तार से अपने मुद्दों को लेकर के चर्चा की है। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत में फिर किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार और आपका भी बहुत थैंक बहुत यू। आभार। थैंक यू।